हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। माई सेल्फ प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे सेशन में। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए पेपर 1 के जीके हिस्ट्री क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। यह जो सेशन है पूर्णतः जनरल नॉलेज हिस्ट्री पर बेस है, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज की सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हमारा फर्स्ट लेक्चर हो चुका है। अगर आपने वह लेक्चर नहीं देखा है तो आप इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वह सेशन आप देखिए, जिससे कि यह सेशन आपको बहुत बेहतरीन वे से समझ सके। साथ ही साथ एमपीपीएससी 2023 एग्जाम के लिए पेपर 1 के लिए कोर्स भी ग्लोबल ऑनलाइन पर अवेलेबल है। यह जो कोर्स है इसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स अवेलेबल है, फुल सिलेबस एमसीक्यूज है, साथ ही साथ कंप्लीट टेस्ट सीरीज है आपकी प्रैक्टिस के लिए, और फीस मात्र 2000 रुपये है। यह कोर्स पर अपना नाम रजिस्टर करने के लिए यह ऑफिशियल नंबर दिए हैं। सो जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ आप प्ले स्टोर से ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टोर नामक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ एमपीपीएससी एग्जाम को सर्च कर लेना। तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। डायरेक्ट जो है आप ऐप से भी कोर्स को परचेस कर सकते हो। साथ ही साथ यह कंटेंट का सेक्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हो। यह ऑफिशियल नंबर है, इन नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है और एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए अपना नाम रजिस्टर कर लेना है। साथ ही साथ हमारा एमसीक्यू सीरीज का यह लेक्चर 2 है। इससे पहले का फर्स्ट सेशन हमारा हो चुका है, जिसमें कि हमने एमसीक्यूज क्वेश्चन ही डिस्कस किए थे। वह भी सेशन जरूर से देखिए, जिससे कि यह सेशन और अच्छे बेहतरीन वे से आपको समझ सके। चलिए तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो इस सीरीज का आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? ऑप्शन ए 1919 का भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम, और ऑप्शन डी 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। अब देखिए, यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है संवैधानिक निरंकुशता सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, आप सभी को पता है 1919 में जो अधिनियम आता है मोर्ले मुंटो सुधारना कहा जाता है ना। 1919 में भारत सरकार का अधिनियम आ जाएगा। इससे क्या होता है कि प्रांत जो है, प्रांत में द्वैध शासन को लागू कर दिया जाता है। साथ ही साथ 1935 का जो अधिनियम है यह मस्ट बी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह जो अधिनियम है इस पर ही हम देखते हैं आज का हमारा संविधान का बहुत ज़्यादा प्रभाव 1935 के अधिनियम पर का हमें देखने को मिलता है। और लास्ट है 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसके द्वारा माउंट बैटन की जो योजना आई थी उस पर आधारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है तैयार किया गया था। ठीक है। सो यहाँ जो है ना, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत का परिचय देने वाला कौन सा अधिनियम है? तो यह अधिनियम है 1935 का, माने 1935 का। सो वेरी करेक्ट आंसर हमारा सी है। तो देखिए क्या है, यह जो है ना 1935 में हम देखते हैं कि पहली बार भारत एक देश है इस बात को मान लिया गया था। ठीक है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि 1919 का जो अधिनियम आया था इसमें प्रांत जो है, इसमें द्वैध शासन लगा दी गई थी। अब ये प्रांतों की द्वैध शासन समाप्त कर दी गई और प्रांत जो है उनको स्वायत्तता प्रदान की गई। ठीक है, ओके। साथ ही हम इस अधिनियम में देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, है ना। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, कहाँ पर की गई थी? तो दिल्ली में। ठीक है। कभी एग्जाम में पूछ ले कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 1935 में हुई थी। कहाँ? दिल्ली से। ओके। सो इस प्रकार से हम देखते हैं कि निरंकुश शासन का जो अधिनियम आया था वह 1935 में आया था। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? ठीक है। स्टेट बैंक के बारे में पूछा गया है। ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश कब हुआ था? ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी है 1957। अब देखिए, जो हमारा फर्स्ट और सेकंड यूनिट है, पहले तो मध्य प्रदेश का इतिहास पूछा गया है और सेकंड में हम देखते हैं कि इंडियन हिस्ट्री के बारे में है। तो इंडियन हिस्ट्री में हम देखते हैं कि बैंक सिस्टम जो है ना,
बैंक प्रणाली जो है इसका विकास जो जिन्होंने किया है वह ब्रिटिशर्स थे, है ना। तो इसी में हम देखते हैं कि पहली बैंक जो है ना 1770 में हिंदुस्तान बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से इस्टेब्लिश की गई थी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से, ठीक है। इसी के साथ आप सभी को आइडिया होगी कि 3 प्रेसिडेंसी थी, ठीक है। 3 प्रेसिडेंसी हमें देखने को मिलती है, जिनमें से हम देखते हैं कि बंगाल में एक प्रेसिडेंसी थी, है ना, मद्रास में एक प्रेसिडेंसी थी, और साथ ही हम देखते हैं कि जो बंबई का हमारा क्षेत्र है वहां पर तीसरी, माने कि ये तीनों जो है ना प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी, ठीक है। तो इन तीनों प्रेसिडेंसी में हम देखते हैं कि बैंकों की स्थापना की गई थी, जिसमें बंगाल जो है यहाँ पर 1806 में बैंक की स्थापना की गई थी। साथ ही साथ अगर बॉम्बे की बात करें तो 1840 में बॉम्बे में बैंक स्थापन की गई थी, जिसको बैंक ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। और साथ ही 1843 में हम देखते हैं कि बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई थी। ओके, तो ये जो तीनों प्रेसिडेंसी बैंक हैं, ठीक है, ये क्या थी, प्रेसिडेंसी बैंक थी। जब यह तीनों प्रेसिडेंसी बैंक जो है इनको मिलाकर, माने कि इन तीनों को मिला दिया गया, है ना, इन तीनों को मिला के हम देखते हैं कि 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। ओके, और साथ ही हम देखते हैं कि 1 जुलाई 1955 को, है ना, यह जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, इसका नाम बदल दिया, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, और हम देखते हैं कि नाम दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसी से हम जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955। वेरी करेक्ट आंसर हमारा बी है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड हमारा क्वेश्चन है। ओके, वेरी थर्ड क्वेश्चन, आईने उल मुल्क मुल्तानी में इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी। अभी देखिए, यह जो आइन ए मुल्क है यह सैन्य कमांडर थे। कौन थे, सैन्य कमांडर थे, ठीक है। ओके, तो इनके बारे में प्रश्न पूछा है, और आप सभी को बता दूं कि ये मध्यकालीन इतिहास जो है इसका यह प्रश्न है, मध्यकालीन इतिहास से, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं कि पहला है अलाउद्दीन खिलजी, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी ऑप्शन है फिरोज तुगलक, और डी है हमारा इल्तुतमिश। तो आइन उल मुल्क, ठीक है, यह सैन्य कमांडर हुआ करते थे। यह हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने खिलजी के टाइम पीरियड पर भी अपना सेवा दी थी। साथ ही साथ तुगलक वंश में भी, जब तुगलक डायनेस्टी, हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत, जो मैंने आपको कल के सेशन में बताया था कि दिल्ली सल्तनत में टोटल कितने वंश ने राज्य किया है, 5 वंश थे, है ना, 5 वंशों ने यहाँ पर शासन किया था। और पर्टिकुलर मैंने आपको यह भी बताया था कि किस प्रकार से गुलाम वंश हुआ करता था, है ना, गुलाम वंश। फिर मैंने आपको बताया कि खिलजी वंश थे, है ना, खिलजी के बाद हमने तुगलकों को देख लिया था कल के सेशन में। सैयदों के बारे में मैंने कल के इसमें बताया था, और लास्ट थे लोधी वंश। ओके, तो दिल्ली सल्तनत में ये 5 वंश जो है उन्होंने क्या किया था, शासन किया था। ओके, इनमें से ही हम देखते हैं कि आइन उल मुल्क यह सैन्य का कमांडर हुआ करता था, और इन्होंने अपनी सेवा खिलजी एवं तुगलक दोनों के ही कार्यकाल में दी थी, लेकिन इल्तुतमिश जो है इनके काल में नहीं, क्योंकि इल्तुतमिश जो है यह गुलाम वंश के शासक थे, ठीक है। गुलाम वंश के संस्थापक की अगर बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक, यह क्या थे, गुलाम वंश के संस्थापक थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक इनके जवाई जो है ना, कौन हुआ करते थे, इल्तुतमिश हुआ करते थे, ठीक है। तो इल्तुतमिश इसके बाद के शासक आते हैं, और आइन उल मुल्क जो है इनका संबंध इल्तुतमिश से नहीं है। वेरी करेक्ट आंसर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। निम्नलिखित में से किस पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है, ठीक है। कालिदास आप सभी को पता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय कालिदास, ठीक है। तो ऑप्शन ए मेघदूत, ऑप्शन बी कुमार संभवत, ऑप्शन सी उत्तर रामचरित्रम, ऑप्शन डी है ऋतुसंहार। तो देखिए, कालिदास जो है उनके द्वारा बहुत से नाटक, महाकाव्य, खंड काव्य, इन सभी की रचना हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो हम सभी को पता है कि कालिदास जी जो है इनकी रचना उत्तर
रामचरित्र नहीं है। ठीक है, तो इनकी रचनाओं की अगर बात करें तो ऑप्शन सी वेरी करेक्ट रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2-3 बात आप सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है, कि कालिदास जी इनके द्वारा 3 नाटकों की रचना की गई है। पहला है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम यह उनका ग्रंथ नाटक है। ठीक है, साथ ही साथ हम देखते हैं कि विक्रम मोवर्षियम, यह भी उनका नाटक था। साथ ही साथ तीसरा है मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, तो ये तीनों क्या हो गए, यह नाटक है। ठीक है, साथ ही 2 महाकाव्य है। ठीक है, महाकाव्य जो है 2 है कालिदास जी इनके द्वारा रचित, जिनमें हम देखते हैं रघुवंशम है और कुमार संभव है। ठीक है, ओके। साथ ही साथ 2 खंड काव्य को भी याद रख लीजिए। 2 खंड काव्य इनके द्वारा रचित है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मेघदूत है और सेकंड है ऋतुसंहार। ठीक है, तो आई होप ये डिटेल बातें आप सभी को नोट डाउन करते चलिए, जिससे कि एग्जामिनेशन में अगर यहाँ से कुछ भी पूछे तो आप अच्छे से आंसर दे सके। क्वेश्चन 5 की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन 5 में पूछा है कि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय माधव संगीत महाविद्यालय कहाँ है। डायरेक्ट नाम दिया है कि माधव संगीत विद्यालय कहाँ अवस्थित है। ए रायपुर, बी है इंदौर, सी भोपाल और डी है ग्वालियर। ठीक है, तो देखिए यह जो माधव संगीत महाविद्यालय है, ठीक है, यह है कहाँ पर, तो ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर में है। ठीक है, मध्य प्रदेश का यह सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय है, जिसकी स्थापना हम देखते हैं कि 1918 में की गई थी। ठीक है, तो इसका वेरी करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन 6 है कि धगदेव किस वंश का शासक था। ठीक है, तो धगदेव के बारे में पूछा है। ऑप्शन ए है जेजक भुक्ति के चंदेल, बी है मालवा के परमार, सी है महिष्मती के कलचूरी, डी है त्रिपुरी के कलचूरी। ठीक है, तो धगदेव जो है ना किस वंश का शासक है, ऐसा डायरेक्ट सवाल हमें पूछा गया है। ठीक है, तो यह जो है ना मध्यकालीन भारत जो है, जब हमारा पूर्व मध्यकाल टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है, तब हम देखते हैं कि बहुत से वंश जो है आएंगे, है ना, जिनमें परमारों का भी हमें अध्ययन करना है। और इससे पहले भी एमपीपीएससी एग्जामिनेशन में इस पर प्रश्न जो है ना पूछा गया है। तो याद रखिए कि धगदेव जो है जेजुक भुक्ति के चंदेल वंश के यह शासक थे। ठीक है, अगर जेजुक भुक्ति के चंदेल शासकों के बारे में पूछा जाए तो याद रखिए कि यह बुंदेलखंड के क्षेत्र में थे। बुंदेलखंड, ओके, इस क्षेत्र में थे और इन्होंने अपनी सत्ता की स्थापना 9वीं सदी से लेके 13वीं सदी के बीच में हम देखते हैं कि यह वंश जो है अस्तित्व में आया था। और साथ ही यह जो वंश है, इसके एक शासक सबसे महत्वपूर्ण है, जिनका नाम है राव विद्याधर। क्या नाम है इनका? राव विद्याधर इनका नाम है। ठीक है, जो बहुत प्रसिद्ध थे। क्यों? क्योंकि इनके टाइम पर मोहम्मद गजनवी, ठीक है, इनका आक्रमण हुआ था। तुर्क आक्रमणों के अंतर्गत कल ही मैंने बताया कि 2 प्रकार के तुर्क, माने 2 लोगों ने, जैसे कि पहला मोहम्मद गजनवी 17 बार आक्रमण करता है और सेकंड मोहम्मद गोरी, इन दोनों को तुर्क आक्रमण के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो जेजक भुक्ति के चंदेल शासक जो है, इनके टाइम पर भी हम देखते हैं मोहम्मद गजनवी का आक्रमण हुआ, जिसका प्रतिकार किसने किया था? राव विद्याधर, जो चंदेल वंश के ही शासक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका वेरी करेक्ट आंसर ए है। 7 हमारा क्वेश्चन है, प्रश्न 7, जिसमें चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था पूछा गया है। ठीक है, तो ए है खनगोर, बी है झाबुआ, सी ग्वालियर कीजिए, ग्वालियर, ओके, और फोर्थ वन सतना। तो देखिए चंद्रशेखर आजाद, इनका जन्म किस जिले में पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिए इनका जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में, मध्य प्रदेश। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? एमपी के झाबुआ। ठीक है, कौन सा जिला था?
तो झाबुआ जिले में हुआ था और गांव कौन सा था, तो भावरा गांव था। ठीक है। इनके पिता जो है पंडित सीताराम तिवारी और माता जगरानी देवी, ठीक है, इनके द्वारा हम देखते हैं कि इनका जन्म हुआ था। तो आई होप आपको क्लियर है। सो इसका वेरी करेक्ट आंसर है हमारा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है, इनमें से कौन सा परमार वंश का शासक नहीं था। ठीक है, ओके। चलिए, तो परमार वंश का शासक पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिए, ए ऑप्शन है उपेंद्र, बी है मुंज, सी है गांगदेव और डी है उदयदित्य। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको कुछ बातें जो है ना समझने की जरूरत है, क्योंकि ये पूर्व मध्य काल जो है यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो पूर्व मध्य काल जो है इससे देखिए छोटे छोटे ही यह वंश है। ओके, और हम देखते हैं कि बहुत छोटा छोटा इसका टॉपिक रहेगा। ओके, जैसे कि चंदेल वंश के बारे में भी प्रश्न दिखते हैं, धग वंश के बारे में भी दिखेंगे, विद्याधर दिखेगा। ठीक है, क्योंकि चंदेल वंश के जो शासक है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से मोहम्मद गजनवी का आक्रमण होता है। ठीक है, और चंदेल वंश में मंदिर शैली का भी अस्तित्व में आई थी। ठीक है, तो इसीलिए यह जो है ना थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट एग्जामिनेशन के लिए है। साथ ही साथ अगर क्वेश्चन पर आते हैं तो परमार वंश का शासक, ठीक है, परमार वंश के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो मालवा में मालवा जो है क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पर एक वंश अस्तित्व में आता है जिसको हम परमार वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके जो संस्थापक है वो कौन है, उपेंद्र है। ठीक है, और परमार जो है इनकी राजधानी जो है ना धारा नगरी है, धारा नगरी। साथ ही साथ उदयादित्य हो गए, मुंज हो गए, ये सभी परमार वंश के शासक थे, लेकिन गांगेय देव यह परमार वंश के शासक नहीं थे। इसलिए हमारा वेरी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 है, हबीब तनवीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ। ठीक है, ए रायपुर, बी झाबुआ, सी इंदौर और डी है सतना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न पूछा गया है कि हबीब तनवीर, अभी याद रखिए कि ये एक अभिनेता थे, है ना, तो आपको पता होना चाहिए। तो थोड़ा तो बातें यहाँ समझ लीजिए। इनका जन्म जो हुआ था ना रायपुर में हुआ था। ठीक है, तो आपको पता है छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़ के रायपुर में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि एमपी जो है ना, और छत्तीसगढ़ जो है दोनों ही एक ही थे, है ना, लेकिन 2000 में हम देखते हैं कि एमपी से जो है अलग कर दिया गया, किसको, छत्तीसगढ़ को, है ना, और नया राज्य स्टेट का दर्जा दे दिया गया, है ना। इसलिए इसका वेरी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा रायपुर। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। ठीक है, इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया। ए है वीडी वाडिया, बी है लाला लाजपत राय, ठीक है, सी है एमएन लोखंडे, ठीक है, और डी है एनजी रंगा। अभी देखिए मजदूर आंदोलन को संगठित किसने किया, ऐसा यहाँ पर प्रश्न हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका वेरी करेक्ट आंसर नारायण मेधाजी लोखंडे है। ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि इनके द्वारा 1890 में जो है एनएम लोखंडे, है ना, बम्बई में हम देखते हैं कि मिल हैंड्स एसोसिएशन की इनके द्वारा स्थापना की गई थी। ठीक है, जो भारत में पहला मजदूर संघ माना जाता है, और मजदूर आंदोलन को संगठित करने का भी कार्य एनएम लोखंडे इन्होंने किया है। इसलिए इनका नाम आपको जरूर से मजदूर संघ से रिलेटेड है, तो आपको याद रहना चाहिए। इसलिए वेरी करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है यहाँ पर सी। ठीक है, तो इसी प्रकार से आज के सेशन में हमने 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। इससे पहले का अगर आपने सेशन नहीं देखा है तो मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो लिंक है पिनअप कर दिया है, तो वह भी ज़रूर देखें, जिससे कि आने वाली एग्जामिनेशन को हम टारगेट कर सकते हैं।
तो इसी प्रकार से सेशन को देखते रहिए। सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है और इसी प्रकार से सेशन को देखते रहना है। थैंक यू सो मच।